जय हिंद डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीए फाइनल ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है कपास कॉटन। आज हम देखेंगे कपास की जातियाँ। जो कपास है वो कितने प्रकार की होती है, भारत में कितने प्रकार की कपास पाई जाती है। यूँ तो कपास की अनेक जातियाँ हैं, परंतु व्यापारिक दृष्टि से कपास का वर्गीकरण इसके रेशों की लंबाई के अनुसार किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। जो कपास का वर्गीकरण है वो इसके रेशों के आधार पर किया जाता है। 3 भागों में बांटे गए कपास को: लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। तो सबसे पहले देखते हैं लंबे रेशे वाली कपास। ठीक है, लंबे रेशे वाली कपास यह सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है। जो लंबे रेशे वाली कपास है वो सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है। इसके रेशे की लंबाई, जो लंबे रेशे वाली कपास है उसके रेशों की लंबाई कितनी है? 60 मिलीमीटर होती है। ठीक है, लंबे रेशों वाली कपास क्या है? सबसे अच्छी किस्म की कपास होती है और इसके रेशों की लंबाई कितनी है? 60 मिलीमीटर। इसका रेशा लंबा, चमकीला, ये लचीला होता है। यहाँ पे ये लचकीला लिखा हुआ ना, इसकी जगह लचीला। ठीक है, हल्का, मजबूत तथा मुलायम होता है। जो लंबे रेशे वाली है, जो इसका रेशा है चमकीला, लचीला, हल्का, मजबूत तथा मुलायम होता है। ये लचकीले की जगह आप लचीला का लेना। ठीक है, ये लचीला होता है। ठीक है, तो लंबे रेशे वाली कपास से चमकीली कपास भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अधिक चमकीली होती है, इसे चमकीली कपास भी कहा जाता है। आगे देखिए, इससे उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जो लंबे रेशे वाली है कपास है, इससे उच्च कोटि के यानी बहुत ही अच्छी किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। यह कपास, जो लंबे रेशे वाली कपास है, यह कपास मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह में पैदा की जाती है। भारत में भी इसकी कृषि होने लगी है। जो लंबे रेशे वाली कपास है, इसकी जो कृषि है वो मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह में पैदा की जाती है। भारत में भी इसकी कृषि होने लगी है। लंबे रेशे वाली कपास की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे रेशे वाली कपास की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे नंबर पे आती है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, इसका रेशा सामान्य 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। जो मध्यम रेशे वाली कपास है, जो इसका जो रेशा है वो कितना रहेगा? 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। जबकि लंबे रेशे वाली कपास का कितना था? 60 मिलीमीटर। और इसका कितना होगा मध्यम रेशे वाली का? 25 से 40 मिलीमीटर। यहाँ रेशा सुदृढ़, जो यहाँ जो रेशा है वो कैसा होगा? सुदृढ़। यहाँ रेशा सुदृढ़ होता है। संयुक्त राज्य, जो यह रेशा है, जो यह रेशा सुदृढ़ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो मध्यम रेशे वाली कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में भी यह कपास उत्पन्न की जाती है। भारत में भी यह कपास उत्पन्न की जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण कपास है। जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मध्यम रेशे वाली कपास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो लंबे रेशे वाली कपास है उसका भी सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और मध्यम रेशे वाली का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, इस जाति की कपास का रेशा, यानी जो छोटे रेशे वाली कपास है, तो इस जाति की कपास का रेशा 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। ठीक है, यानी जो इसका जो कपास का जो रेशा है वो 25 मिलीमीटर से कम होता है। सामान्य इसके रेशे की लंबाई 12 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर तक होती है। सामान्य जो ये कपास है छोटे रेशे वाली, इसकी जो लंबाई है वो 12 मिलीमीटर से लेकर 23 मिलीमीटर तक होती है। यह कपास भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों, जो भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश और ब्राज़ील में पैदा होती है। ठीक है, कहाँ पैदा होती है? ये भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश और ब्राज़ील में पैदा होती है। आगे देखिए, भारत में कपास के कुल क्षेत्र का, जो भारत है, भारत में कपास के कुल क्षेत्र का 17% छोटे रेशे वाली, जो भारत में जो कपास बोई जाती है उसके कुल क्षेत्र का 17% पे तो छोटे रेशों वाली
44% पे मध्यम रेशो वाली और 39% पे लंबे रेशो वाली कपास के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत में जितनी भी कपास बोई जाती है, यानी जितना भी कपास का क्षेत्र है उसका 17% छोटे रेशो वाली कपास का है, 44% मध्यम रेशो वाली कपास का है और 39% लंबे रेशो वाली कपास के अंतर्गत आता है। कपास के कुल उत्पादन का लगभग 16% छोटे वाली, 43% मध्यम रेशे वाली और 41% लंबे रेशे वाली कपास का होता है। यानी भारत में जितना भी कपास का उत्पादन होता है उसमें से 16% तो छोटे रेशो वाली होती है, 43% मध्यम रेशो वाली होती है और 41% लंबे रेशो वाली कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए भौगोलिक दशाएं। जो कपास है, कपास के लिए भौगोलिक दशाएं। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं। जो कपास की जो कृषि है उसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं अनुकूल, ये क्या है, अनुकूल है, ये गलत है, ये अनुकूल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कपास की जो कृषि है उसके लिए जो भौगोलिक दशाएं अनुकूल की जगह निम्नलिखित है, आप ये यहाँ पे निम्नलिखित कर लेना, भौगोलिक दशाएं अनुकूल है या निम्नलिखित है ये कर लेना। ठीक है, आगे देखिए तापमान। सबसे पहले बात करेंगे तापमान। कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। जो कपास है वो उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। जो कपास है वो कैसा है, उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। जो कपास उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है इसलिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल है या अनुकूल होता है। देखो यहाँ पे अनुकूल आ गया और यहाँ पे अनुकूल लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ये या तो आप इसे अनुकूल कर लो या निम्नलिखित कर लो कि भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या अनुकूल है। ठीक है, और सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं सेंटीग्रेड बोल दूँ और यहाँ पे सेल्सियस लिखा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, ये एक ही का नाम है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही होते हैं, जो इनका जो मापने की जो इकाई है वो सेम होती है। ठीक है, इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। पाला इस पौधे का प्रथम शत्रु है, यानी पाला पड़ने पर ये पौधे की जो फसल है वो खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें रोग लग जाता है, पाला पड़ने पे कपास में रोग लग जाते हैं, तो पाला इसका प्रथम शत्रु है। इसके लिए वर्ष में 200 जो दिन है वो पाला रहित होने चाहिए, यानी जो वर्ष में जो 200 दिन है वो पाला रहित होने चाहिए। 200 पाला रहित दिन होना अनिवार्य है। ठीक है, जो कपास की जो कृषि है, जो कपास का जो पौधा है उसके लिए जो पाला है वो 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। तेज चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ाने में सहायता देती है, यानी जो तेज चमकीली धूप होगी वो कपास के पौधे के विकास के लिए उत्तम होती है, यानी इसे बढ़ाने में सहायता देती है। ठीक है, आगे देखिए अब बात कर लेते हैं वर्षा की। वर्षा कपास की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है। जो कपास की कृषि है उसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है। वर्षा थोड़े दिनों के अंतराल पर होती रहनी चाहिए। जो कपास है, कपास का जो पौधे में जो वर्षा है वो थोड़े दिन के अंतराल पर होनी चाहिए। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी जब कपास पकता है तब शुष्क वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे सिंचाई की सहायता से कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। सिंचित भूमि पर पैदा होने वाली कपास उत्तम जाति की होती है। जो सिंचित भूमि है वहाँ पे जो कपास पैदा होगी वो उत्तम जाति की, यानी उत्तम किस्म की होती है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो वर्षा कितनी चाहिए कपास के लिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। आगे देखिए मिट्टी सॉइल। अच्छे अफवाह वाली हल्की दोमट मिट्टी जो जल को अपने अंदर अधिक देर तक सोख सके कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। जो हल्की दोमट मिट्टी है वो कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है, क्योंकि वो जल को अधिक देर तक अपने में रख सकती है, जल को सोख सकती है। ठीक है, मिट्टी में चूने के अंश से कपास की खेती में वृद्धि होती है। अगर मिट्टी में चूने का अंश पाया जाता है तो जो कपास की कृषि है उसमें वृद्धि होती है।
उत्तर भारत में कपास की कृषि इसी प्रकार की मिट्टी में होती है। जो उत्तर भारत है यानी भारत के जो गंगा के जो मैदान है, जो उत्तरी मैदान है, उसमें इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो कपास की कृषि होती है वो इसी मिट्टी में होती है। इसके लिए दक्षिण भारत की लावा से बनी काली मिट्टी सर्वोत्तम है। यानी जो दक्षिण भारत की जो लावा मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, वो कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम किस्म की है। ये काले रंग की होती है। जो लावा मिट्टी है वो काले रंग की होती है, जिसे रेगर अथवा कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। जिसे रेगर अथवा कपास मिट्टी या काली मिट्टी भी कहते हैं, या कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपास की खेती से मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है। जो कपास की खेती है उससे जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। अतः इसके खाद तथा उर्वरक की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कपास की जो कृषि है इसमें खाद और उर्वरक जो इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसकी खाद और उर्वरकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें खली की खाद, नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट आदि प्रकार की जो खादें होती है, गोबर खाद, जैविक खाद, ये इसमें डाली जाती है। ठीक है, तो कपास की जो कृषि है उसके लिए हल्की दोमट मिट्टी और जो काली मिट्टी है, जिसे आप कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हो और रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जो रेगर या कपास मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्व उपयुक्त होती है, सबसे अनुकूल होती है, सर्वोत्तम होती है। ठीक है, आगे देखिए। भूमि, इसकी कृषि पर्वतीय भागों में नहीं हो सकती। जो कपास की कृषि है वो क्या है, पर्वतीय भागों में नहीं हो सकती। अतः इसे विस्तृत मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। जो कपास की जो कृषि है वो क्या है, मैदानी भागों में ही होती है, पहाड़ी इलाकों में नहीं की जा सकती। श्रम की बात कर लेते हैं। श्रम, लेबर, कपास को बोने, निराने, सींचने तथा चुनने के लिए सस्ते कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। कपास के जो डोडी होती है, जो कपास के जो डोडे होते हैं उनको सुखाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, इनके लिए क्या होता है, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए कपास की कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक हो। और जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसलिए कपास का जो पौधा है वो कौन सा जलवायु का पौधा है, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, आगे देखिए। कपास को बोने, निराने, सींचने, चुनने के लिए सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की डोडी को चुनने का काम अब भी मुख्यतः हाथ से ही होता है। जो कपास के जो डोडे होता है या डोडी होती है उसको चुनने का काम भी हाथ से ही होता है अब तक। ठीक है, कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता है, यानी जो अत्यधिक श्रम है उसकी आवश्यकता होती है। कपास की कृषि में मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जाता है। जो कपास की कृषि है उसमें जो मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जाता है। सारे काम किससे होते हैं, हाथों से होती है। इसलिए कपास की कृषि में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आगे देखिए। उत्पादन, भारत विश्व का 8% कपास पैदा करता है। भारत है जो विश्व का 8% कपास का उत्पादन करता है, यानी कपास पैदा करता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद यह कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक है। यानी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। तो पहले पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। ठीक है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत कपास का उत्पादन करता है, 8%। आगे देखिए। भारत में कपास का वितरण 2014-15 के अनुसार। ठीक है, भारत में कपास का वितरण देखिए। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है भारत में, गुजरात। यानी कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत में गुजरात रखता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे हरियाणा और पांचवे पे कर्नाटक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे हरियाणा और पाँचवें नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, तो ये 5 राज्य थे जो भारत में अग्रणीय थे कपास उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।